नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। देवघर में आज भी 1857 के गदर की याद दिलाती है खामोश विरासत। 3 वतन परस्तों को दी गई थी फांसी। आज 18 अप्रैल है और आज ही पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस मनाती है, लेकिन झारखंड के देवघर में एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है जो आज भी उपेक्षा की शिकार है। ये खामोश विरासत 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी गदर की यादों को अपने भीतर समेटे हुए है। बाबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध देवघर में स्थित ये स्थल न सिर्फ इतिहास का गवाह है, बल्कि उन बलिदानों की कहानी भी कहता है जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया। देवघर के रोहिणी क्षेत्र में 16 जून 1857 का दिन बेहद दर्दनाक था। इसी दिन रोहिणिया आम के पेड़ों पर सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून जैसे 3 वतन परस्तों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इन तीनों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसकी सजा उन्हें मौत के रूप में मिली। ये घटना स्थानीय लोगों के दिलों में आक्रोश और प्रतिरोध की भावना भर गई थी। इस क्रूर घटना के बाद भारतीय सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा। 32वीं पैदल सेना के भारतीय जवानों ने 9 अक्टूबर 1857 को लेफ्टिनेंट कूपर और असिस्टेंट कमिश्नर रोलैंड की हत्या कर दी। ये हमला केवल बदले की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुला विद्रोह था। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि देवघर भी 1857 की क्रांति में सक्रिय भागीदार था। देवघर एसटीओ के पुराने बंगले के पीछे स्थित एक छोटी सी कब्रगाह आज भी उस दौर की गवाही देती है। ये वही स्थान है जहां मारे गए अंग्रेज अधिकारियों को दफनाया गया था। पुरातात्विक दृष्टि से ये कब्रगाह 1857 की क्रांति में देवघर की भागीदारी का एकमात्र भौतिक प्रमाण है। लेकिन विडंबना ये है कि इस ऐतिहासिक स्थल की ओर आज तक गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। ये कब्रगाह केवल अंग्रेजों की नहीं, बल्कि उस दौर की पूरी कहानी का प्रतीक है। इसमें महिलाओं और बच्चों की भी कब्रें शामिल हैं, जिनका किसी राजनीतिक संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। उनकी कब्रों पर लिखे शब्द आज भी भावनाओं को झकझोर देते हैं। ऐसे में इस स्थल की उपेक्षा इंसानियत और इतिहास दोनों के प्रति अन्याय है। बदल गए लोहरदगा, चतरा और साहिबगंज की डीसी, पदभार किया ग्रहण। झारखंड के लोहरदगा, चतरा और साहिबगंज जिलों में शनिवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला। तीनों जिलों के नए उपायुक्तों ने विधिवत रूप से अपना अपना पदभार ग्रहण किया और विकास, सुशासन तथा जनहित को अपनी प्राथमिकता बताया। नए अधिकारियों के आगमन से प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा और गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। लोहरदगा जिले के 43वें उपायुक्त के रूप में संदीप कुमार मीणा ने पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने उन्हें औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी। पदभार संभालते ही संदीप कुमार मीणा ने स्पष्ट किया कि जिले का समग्र विकास और जन कल्याण उनके काम का मुख्य आधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने पारदर्शी प्रशासन पर जोर देते हुए कहा कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करना आवश्यक है। इस मौके पर समाहरणालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निवर्तमान डीसी को विदाई दी और नए उपायुक्त का स्वागत किया। चतरा जिले के 40वें उपायुक्त के रूप में रवि आनंद ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त कीर्ति श्री से जिम्मेदारी ली। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए टीम भावना के साथ कार्य किया जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन पहुंचे पूर्व सांसद प्रो राकेश सिन्हा। जीएसटी 2.0 का बताया उद्देश्य। झारखंड के सरायकेला के दुगनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन में जीएसटी सुधारों एवं ग्रामीण व शहरी आजीविका और रोजगार पर प्रभाव विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शनिवार को समापन हुआ। नई दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने भाग लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व राज्यसभा सांसद प्रो राकेश सिन्हा ने जीएसटी सुधारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए 1968 तक के विभिन्न आर्थिक सुधारों की चर्चा की। पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वस्तुओं को 2 श्रेणियों, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स में बांटा जाता है।
है। डीमेरिट गुड्स जैसे सिगरेट और तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए उन पर अधिक टैक्स लगाया जाता है। वहीं दवाइयों और खाद्य सामग्रियों जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया है या उन पर कर में काफी कमी की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी दरों में कटौती की है। 2017 बैच के आईपीएस नाथू सिंह मीणा बने बोकारो के नए एसपी। 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी नाथू सिंह मीणा को बोकारो का नया पुलिस अधीक्षक एसपी नियुक्त किया गया है। वे पूर्व एसपी हरविंदर सिंह की जगह लेंगे, जिनका तबादला रांची कर दिया गया है। नाथू सिंह मीणा नक्सल विरोधी अभियानों में अपनी सक्रिय भूमिका के कारण पहले से ही चर्चित रहे हैं। सिर्फ लॉकडाउन के दौरान उन्होंने आधे दर्जन से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ का नेतृत्व किया था। आईपीएस नाथू सिंह मीणा मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग वर्ष 2019 में चक्रधरपुर में एएसपी के रूप में हुई थी, जहां उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाई। चक्रधरपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने कई नक्सली मुठभेड़ों का नेतृत्व किया। मई 2020 में पीएलएफआई मुठभेड़ में एरिया कमांडर समेत उसके अन्य 2 साथियों को मार गिराया और 2 को गिरफ्तार भी किया। नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान की वजह से वे उनके आंखों की किरकिरी बने रहे। इसी वजह से एक अभियान के दौरान नक्सलियों ने महिलाओं और बच्चों की आड़ लेकर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें एसपी के बॉडीगार्ड लखिंदर मुंडा और एसपीओ सुंदर स्वरूप महतो की गोली लगने से मौत हो गई थी। जेपीएससी एग्जाम को लेकर गढ़वा के 20 केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू। 100 मीटर दायरे में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री बैन। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परीक्षा को निष्पक्ष, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी एसडीएम संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। ये आदेश रविवार 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से प्रभावी होगा और शाम 7 बजे तक लागू रहेगा। सभी 20 परीक्षा केंद्रों की चहारदीवारी से 100 मीटर की बाहरी परिधि को नो एंट्री जोन में तब्दील कर दिया गया है। गढ़वा के निर्धारित केंद्रों पर परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही उड़न दस्ता दल लगातार निगरानी करेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने, कदाचार करने या नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चैनपुर के ओम प्रताप सिंह ने एनडीए में लहराया परचम, पलामू जिले का नाम किया रोशन। झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत कटुवल गांव के होनहार छात्र ओम प्रताप सिंह ने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग में 81वां स्थान प्राप्त किया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उनकी सफलता से गाँव से लेकर शहर तक खुशी का माहौल है। ओम प्रताप सिंह ने अपनी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास को मुख्य कारण बताया। उन्होंने बताया कि ये उनका तीसरा प्रयास था। दूसरे प्रयास में उन्हें 585वीं रैंक मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी। तीसरी बार परीक्षा देने पर उन्हें शानदार सफलता मिली। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बेहद जरूरी है। ओम प्रताप सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया से पूरी की। उन्होंने वहीं से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। अनुशासन और बेहतर शिक्षा ने उन्हें शुरू से ही सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। उनका लक्ष्य बचपन से ही देश की सेवा करना रहा है, जिसे अब उन्होंने अपने पहले पड़ाव तक पहुंचाकर साबित कर दिया है। ओम प्रताप सिंह की सफलता के बाद गुरुवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। शहरवासियों और ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया। स्वागत करने वालों में परिवार के सदस्य, मित्र और स्थानीय लोग शामिल थे। गढ़वा पलामू के युवाओं के हक में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर की पहल, सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा मांग पत्र। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट कर पलामू प्रमंडल के युवाओं के भविष्य और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपते हुए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में स्थानीय भाषा की अनिवार्यता से उत्पन्न हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अवगत कराया कि पलामू प्रमंडल की भाषाई पृष्ठभूमि अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। ऐसे में वर्तमान नियमों के कारण स्थानीय युवाओं को परीक्षा में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गढ़वा पलामू क्षेत्र की वास्तविक भाषाई स्थिति को देखते हुए हिंदी, भोजपुरी और मगही को अनिवार्य विकल्पों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि नियमों में लचीलापन लाकर इन भाषाओं को स्थान दिया जाए। भाषाई बाधा के कारण किसी भी योग्य युवा के साथ अन्याय न हो। युवाओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जाए। मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व हमेशा से संवेदनशील रहा है। झारखंड हाईकोर्ट की चेतावनी, सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन न मिली तो रुकेगा नगर विकास सचिव का वेतन। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन और बकाया भुगतान से जुड़े अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एकल पीठ द्वारा 2 वर्ष पूर्व दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न होने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि अगले 6 सप्ताह के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार का वेतन स्वतः ही रुक जाएगा। सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। अदालत ने पाया कि पिछली सुनवाई के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसी आधार पर कोर्ट ने 4 अधिकारियों, हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय, रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार, हजारीबाग नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी जोगेंद्र प्रसाद और रामगढ़ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार के वेतन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया। इन अधिकारियों का वेतन भुगतान अगले आदेश तक बंद रहेगा। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी बहाली। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है। आरक्षण रोस्टर के साथ अधियाचना जेपीएससी को भेज दी गई है, जिससे चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस बहाली की पहल स्वास्थ्य विभाग ने की थी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने पत्रांक 2244 दिनांक 20-3-2026 के माध्यम से कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर जेपीएससी को अधियाचना भेजने का अनुरोध किया था, जिससे नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सके। इसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इस पर कार्रवाई करते हुए जेपीएससी को 16 अप्रैल को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी है। ये बहाली झारखंड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 और इसके संशोधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इस बड़ी बहाली से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। खरकई नदी के दिन बदलेंगे, सरायकेला में अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान पर मंथन, डीसी ने दिए ठोस रणनीति के निर्देश। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आदित्यपुर नगर निगम के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस मल्टी स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप की बैठक का मुख्य एजेंडा खरकई नदी का समग्र विकास और इसके प्राकृतिक जल प्रवाह को फिर से जीवित करना रहा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि नदी को प्रदूषित करने वाले कारकों की पहचान कर उन्हें तुरंत रोका जाए। बैठक के दौरान नदी से जुड़े तालाबों, सहायक नालों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। योजना के तहत शहरी जल निकायों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ताकि जल निकासी सुचारू हो सके। उपायुक्त ने शहर क्षेत्र में प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम की कमी और उसके कारण होने वाले जल जमाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को दुरुस्त करना इस मास्टर प्लान की प्राथमिकता होनी चाहिए। मास्टर प्लान में केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास को भी जोड़ा गया है। नदी तटों और तालाबों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें आकर्षक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार और पर्यटन से जुड़े रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही पार्कों के विकास और वन क्षेत्र संरक्षण के माध्यम से शहरी इकोसिस्टम को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए कि वे मास्टर प्लान के लिए आवश्यक सभी तकनीकी डेटा, मैप और विभागीय योजनाओं का विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि आदित्यपुर के सुनियोजित विकास के लिए ये समेकित रिपोर्ट मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में जलापूर्ति पाइपलाइन और पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार पर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, नोवामुंडी में प्रखंड स्तरीय गोष्ठी का किया गया आयोजन।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह चार्ज पदाधिकारी पप्पू रजक जनगणना 2027 की अध्यक्षता में प्रखंड सेंसस सेल की एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में प्रतिनियोजित शिक्षक, जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षित फील्ड ट्रेनर, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और अन्य प्रखंड कर्मी मौजूद रहे। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आगामी जनगणना कार्य को सुचारू, योजनाबद्ध और नियमानुसार ढंग से पूरा कराने की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक में खासतौर से उन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई जिनकी प्रतिनियुक्ति जनगणना कार्य में की जानी है। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 मई से 9 मई तक संभावित रूप से निर्धारित किया गया है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे कि वास्तविक HLO हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कार्य शुरू होने से पहले उन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को 1 सप्ताह का प्रैक्टिस का समय मिल सके। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण को केवल औपचारिक या रूटीन कार्य के रूप में नहीं लिया जाए, बल्कि इसे बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए, क्योंकि जनगणना जैसे जरूरी राष्ट्रीय कार्य की सफलता इसकी तैयारी पर निर्भर करती है। देवघर के विकास को रफ्तार देंगे नई डीसी शशि प्रकाश सिंह, समन्वय और पारदर्शिता पर फोकस। झारखंड के देवघर जिले में शनिवार को प्रशासनिक स्तर पर अहम बदलाव देखने को मिला। जिले के 47वें उपायुक्त के रूप में शशि प्रकाश सिंह ने निवर्तमान डीसी नमन प्रियेश लकड़ा से विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस दौरान समाहरणालय परिसर में कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे और नए डीसी का स्वागत किया गया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में डीसी शशि प्रकाश सिंह ने अपने प्रशासनिक विजन को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जिले में विकास कार्यों को गति देने के लिए समन्वय और पारदर्शिता को आधार बनाया जाएगा। आम जनता, जनप्रतिनिधियों, मीडिया और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। नए डीसी ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और जो लाभुक अब तक वंचित हैं, उन्हें भी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग को और मजबूत बनाया जाएगा। शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि योजनाओं की सही क्रियान्विति के लिए नियमित समीक्षा और निगरानी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर योजना की प्रगति पर नजर रखी जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही लोगों तक पहुंचे। नई डीसी ने यह भी भरोसा दिलाया कि देवघर में एक सकारात्मक और जवाबदेह प्रशासनिक माहौल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना और हल किया जाएगा। पारदर्शी कार्यशैली के जरिए प्रशासन में लोगों का विश्वास मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड में धुंध के बाद बढ़ी गर्मी। 19 से 21 अप्रैल तक कई जिलों में लू चलने की संभावना। राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कल शुक्रवार सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही, जबकि आने वाले 3 दिनों में तापमान बढ़ने के साथ लू चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 19 से 21 अप्रैल के बीच कई जिलों के लिए चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शुक्रवार सुबह नमी और हवा की रफ्तार कम रहने के कारण कई क्षेत्रों में धुंध छाई रही, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हुई। हालांकि धूप निकलते ही मौसम साफ हो गया और तापमान बढ़ने लगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद तेज हवा, मेघ गर्जन, हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोग सावधानी बरत सकें। चेतावनी दी गई है, खासकर पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में गर्मी का असर ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। कल शुक्रवार सुबह कुहासे का असर विमानों के परिचालन पर पड़ा। इंडिगो एयरलाइंस की रांची बेंगलुरु फ्लाइट रांची आने के बाद कोलकाता डाइवर्ट कर दी गई। ये विमान सुबह 8:40 के निर्धारित समय की जगह दोपहर 12:25 पर रांची से उड़ा। वहीं इंडिगो की रांची कोलकाता फ्लाइट सुबह 8:30 बजे की जगह सुबह 10:40 रांची से रवाना हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस का रांची मुंबई विमान सुबह 9:30 बजे की जगह 9:13 पर, इंडिगो का रांची दिल्ली विमान सुबह 9:10 की जगह सुबह 9:27 पर और एयर इंडिया एक्सप्रेस का रांची दिल्ली विमान सुबह 9:30 बजे की जगह सुबह 11:10 पर रांची से उड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 बना झारखंड। यूपी को पछाड़कर डॉक्यूमेंटेशन में पाया पहला स्थान, केंद्र ने किया सम्मानित। रांची के सदर अस्पताल ने अपने उत्कृष्ट उपचार मॉडल और पारदर्शी प्रबंधन के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चिंतन शिविर में सदर अस्पताल को अपना मॉडल पेश करने का विशेष अवसर मिला। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत त्रुटि रहित डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया के लिए झारखंड को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा। इस उपलब्धि के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ सुनील कुमार वर्णवाल ने झारखंड की टीम को सम्मानित किया।
इस सम्मान पर हर्ष व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ये राज्य में पारदर्शिता, उच्च गुणवत्ता और प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन का प्रमाण है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने भी इसे पूरी टीम की कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास का परिणाम बताया। सदर अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक कुल 2,02,859 मरीजों का उपचार कर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025-26 में अब तक 32,100 मामलों में 40 करोड़ रुपए का क्लेम दर्ज किया गया है, जो पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। अस्पताल अब तक कुल 125 करोड़ रुपए का क्लेम दर्ज कर चुका है, जो उसकी कार्यकुशलता को दर्शाता है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से अस्पताल की टीम ने बताया कि किस तरह मरीजों की क्लेम प्रक्रिया यानी प्री ऑथ और पेशेंट मैनेजमेंट को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पिछले एक वर्ष में ही 55,968 से अधिक मरीजों ने ओपीडी में इलाज कराया है। इस राष्ट्रीय मंच पर विशेषज्ञों ने सदर अस्पताल रांची की पेशेंट फर्स्ट अप्रोच की सराहना की और इसे अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए अनुकरणीय बताया। बिजली और पेयजल संकट पर सरायकेला के नगर पंचायत अध्यक्ष सख्त, महाप्रबंधक को लिखी चिट्ठी। झारखंड के सरायकेला में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था और गहराते पेयजल संकट को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जमशेदपुर स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL के महाप्रबंधक को विस्तृत शिकायत पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अध्यक्ष ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के बार बार बिजली कटौती से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण सरायकेला में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से लोग पानी के लिए परेशान हैं, क्योंकि बिजली नहीं रहने से जलापूर्ति प्रणाली पूरी तरह प्रभावित हो गई है। उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर स्थिति बताते हुए तत्काल समाधान की जरूरत पर जोर दिया। मनोज कुमार चौधरी ने PSS ऑपरेटरों और लाइनमैन पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिना किसी तय योजना के कभी भी शटडाउन लेकर पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इससे जनता में भारी आक्रोश है और विभाग को भी राजस्व नुकसान हो रहा है। मरम्मत कार्यों में भी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे समस्याएं लंबित रहती हैं। अध्यक्ष ने बताया कि वर्षों से लाइन ट्रिपिंग, तार टूटने और लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। मुख्य विद्युत लाइन नदी, खेत और जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिससे फॉल्ट होने पर मरम्मत कार्य विशेषकर रात में काफी कठिन हो जाता है। ट्रांसफार्मरों में तेल की कमी, ओवरलोडिंग और मेंटेनेंस की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे सरायकेला टाउन की बिजली आपूर्ति एक ही फीडर पर निर्भर है। इससे छोटी सी खराबी होने पर करीब 5,000 परिवारों की बिजली एक साथ बाधित हो जाती है। वर्षों से अलग फीडर, AB स्विच और PSS स्टेशन में ब्रेकर लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हाईकोर्ट का CBI को निर्देश, MP MLA के खिलाफ लंबित केस का जल्द कराएं निष्पादन। झारखंड हाईकोर्ट ने सांसदों और विधायकों, MP MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ये मामला स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के तहत सुना जा रहा है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान CBI द्वारा दायर शपथ पत्र का अवलोकन किया। इसके बाद कोर्ट ने मौखिक रूप से CBI को निर्देश दिया कि MP MLA से जुड़े सभी लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निष्पादन की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने साफ कहा कि इन मामलों में देरी न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। हाईकोर्ट ने पूर्व की सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि ट्रायल में देरी का सीधा असर गवाहों पर पड़ता है। समय बीतने के साथ गवाहों की स्मृति कमजोर होती है, जिससे उनकी गवाही प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने इस पहलू को गंभीर मानते हुए कहा कि न्याय में देरी और न्याय से वंचित करने के बराबर है। CBI द्वारा दायर शपथ पत्र में बताया गया कि MP MLA से जुड़ा एक मामला निष्पादित हो चुका है, जबकि 10 आपराधिक मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इससे पहले की सुनवाई में ये जानकारी दी गई थी कि झारखंड में कुल 11 ऐसे मामले लंबित थे, जिनमें अब केवल एक का निपटारा हो पाया है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित की है। तब तक कोर्ट ने CBI से अपेक्षा की है कि वो लंबित मामलों में प्रगति दिखाए और निष्पादन की दिशा में ठोस कदम उठाए। JPSC परीक्षा को लेकर लातेहार में अधिकारियों की टीम ने किया केंद्र का निरीक्षण। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा JPSC प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल संचालन को लेकर अपर समाहर्ता रामा रविदास द्वारा लातेहार और मनिका प्रखंड के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था, परीक्षार्थियों की सुविधा, बैठने की व्यवस्था एवं प्रश्न पत्र की गोपनीयता का गहन निरीक्षण करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी कर्मियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा कराने पर जोर दिया। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं और हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। मौके पर DRDB निदेशक प्रभात रंजन चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश कुमार मंडल, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन समेत संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी मौजूद थे।
जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। जेपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिले भर में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय चंदवा, राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय चंदवा, ख्रीस्त राजा मध्य विद्यालय चंदवा, ग्रीनफील्ड अकादमी चंदवा, ग्रेटर त्रिवेणी पब्लिक स्कूल लुकुयो मोड़ चंदवा और प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय सांसगढ़ चंदवा। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट +2 उच्च विद्यालय लातेहार, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका +2 उच्च विद्यालय लातेहार, गांधी पिंटर महाविद्यालय लातेहार, राजकीय पॉलिटेक्निक लातेहार, सरस्वती विद्या मंदिर लातेहार, बनवारी साहू महाविद्यालय लातेहार और डिग्री कॉलेज मनिका शामिल हैं। देवघर पहुंची साइना नेहवाल, बाबा मंदिर में पूजा कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल शनिवार को झारखंड के देवघर पहुंची। उनके आगमन की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। बाबा नगरी के नाम से मशहूर इस शहर में उनका स्वागत श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। देवघर पहुंचकर साइना नेहवाल ने विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और देश की सुख समृद्धि तथा शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में उनका आध्यात्मिक रूप देखने को मिला। पूजा के बाद साइना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भगवान की कृपा से ही उन्हें अपने खेल जीवन में सफलता मिली है। उन्होंने देश की उज्जवल भविष्य और सभी नागरिकों के बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना की। उनका ये संदेश उनके प्रशंसकों के बीच सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया। मंदिर प्रशासन की ओर से साइना नेहवाल का विशेष स्वागत किया गया। उनके लिए पूजा की विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे उन्होंने बिना किसी व्यवधान के दर्शन और पूजा संपन्न की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दर्शन के बाद साइना ने देवघर की पवित्रता और यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उन्हें एक अलग तरह की शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। साइना नेहवाल की देवघर आगमन को लेकर उनके प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोग मंदिर परिसर में उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने प्रशंसकों का अभिवादन भी स्वीकार किया।